नमस्कार, जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूं हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इस सेट में आपको क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी बताऊंगा। चलिए शुरू करता हूं। क्या है क्वेश्चन और उसका क्या व्याख्या है वो देखते चलूँगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। क्या बोलता है? आग लग जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 है सरफराज खां बहादुर, मुर्शिद कुली खां, निजावत अली खां और अली वर्दी खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बंगाल के नवाब जो थे अलीवर्दी खां, उन्होंने ही कहा था कि अगर इसको बंगाल की भूमि से निकालते हैं तो बंगाल में नहीं बल्कि समुद्र में आग लग जाए। लेकिन इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिए थे, उसमें कहा था कि अंग्रेज जो है उसकी संज्ञा मधुमक्खी से किया था कि अगर हम इसको पालेंगे तो हमें शहद देगा और छेड़ेंगे तो ये हमें डंक मार लेगा। इसलिए इन्होंने इसकी तुलना मधुमक्खी से किया है। और इसने क्या कहा था कि अगर मधुमक्खी को अगर हम जैसे पालते हैं तो वो हमें शहद देती है और अगर छेड़ते हैं तो क्या करता है? डंक मार लेता है। तो इस प्रकार से ये दो स्टेटमेंट इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो गया आपका अलीवर्दी खां। देखिए, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, जब ये इनके बारे में अगर चर्चा करते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में, तो ये जो थे वह 1717 से लेकर 1727 तक यह बंगाल का नवाब रहा और इसने ही सबसे पहले स्वतंत्र बंगाल का शासक बना था। इसके बाद आता है आपका अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां का जो समय था, शासन था, वह 1740 आपका 40 से लेकर 1756 तक था। ये स्टेप हो गया 2। इसके बाद जब ये पराजित हो जाता है, ये मतलब अलीवर्दी खां, तो इसके बाद जो है ये जब मरते मरते तक अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बोल लिया था कि अगर हम इसको अंग्रेज़ों को पालेंगे तो यह हमें शहद देगी और नहीं तो फिर अगर छेड़ेंगे तो ये डंक मार लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं जो है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल होगा, यहाँ उसका मिस हो गया, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले देखिए, यहाँ जेतपुर का विलय बोल रहा है, सतारा का विलय हो गया, झांसी का विलय हुआ और नागपुर का विलय हुआ। तो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि किसका। इसमें देखते हैं, अगर हम जेतपुर का बात करें तो जेतपुर का विलय हुआ था 1849 में। सतारा का बात करें तो 1848 में। झांसी का बात करें तो 1853 में, ठीक है। और नागपुर का अगर बात करें तो 1854 में। तो इसके अनुसार से सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमको देख लेते हैं। बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। तो देखते हैं किस में है, बी ए सी डी, यानी इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं, इससे पहले इसके और कुछ हम कब कहाँ हुआ था, पूरी डिटेल्स इसका, किस राज्य का विलय कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा हम देने चाहते हैं। चलिए देखिए, एक एक करके बताएंगे। यहाँ तो 17 तक हुआ है, फिर भी एक शुरू से बताते हैं कि किसका विलय कब हुआ, कैसे हुआ। यहीं से लिखते हैं
देखिए, पहला अगर हम सतारा का बात करें, यही लिखते हैं सतारा, तो इसका विलय हुआ था आपका 1848 ईस्वी में। फिर जेतपुर हुआ था, जेतपुर ये हो गया आपका 1849 में, 1849 में। फिर आ जाता है संभलपुर, ये आपका होता है 1849 में, ये भी आता है 1849 में। इसके बाद आप देखेंगे संबलपुर के बाद बघाट, ये बघाट जो है ये होता है आपका 1850 में। इसके बाद बघाट के बाद आता है उदयपुर का जो विलय हुआ था वो 1852 में हुआ था, 1852 में। उसके बाद उदयपुर के बाद झांसी, ये हुआ था आपका 1853 में। और झांसी के बाद नागपुर, ये 1854 में। तो इस प्रकार से सभी राज्य हड़प नीति के तहत जो हड़पा गया राज्य था। और एक आप देखेंगे अवध, ये 1856 में, लेकिन ये राज हड़प नीति के तहत नहीं, इसको कुछ शासन का आरोप लगाकर, कुछ शासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 3, ये 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जैसे यहां देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारतीय निर्यातों को, क्या है कि भारतीय निर्यातों को भावी, या क्या हो जाएगा आपका भावी खरीदार ब्रिटिश शासन काल में लंदन स्थित एक सचिव को निम्नलिखित में से किसे हो जाएगा, किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टेगल भुगतान करना पड़ता था। नंबर ए में हो गया आपका काउंसिल बिल, बी में होगा स्ट्रेगलिक बिल, सी में हो गया रिजर्व काउंसिल बिल, और डी में है पार्टिसिपेट नोटिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काउंसिल बिल, एक काउंसिल बिल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग बात करते हैं काउंसिल बिल के बारे में। तो इसका क्या है काउंसिल बिल, ये देखिए आपका, इसमें भारतीय निर्यातों की भावी ब्रिटिश खरीदने के लिए इसमें लंदन स्थित भारत सचिव को काउंसिल बिल खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टेगल भुगतान करना पड़ता था। और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, कहता कि
व्यापगत के सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया था? मतलब 1852 में राज हड़प नीति के तहत किस राज्य को हड़पा था? नंबर 1 सूरत है, बी उदयपुर, सतारा और जेतपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, आप 52 की बात करें तो पहले भी बता चुके हैं कि 52 में किसको हड़पा था? उदयपुर को। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, और इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता कि 1690 में जॉब चार्नक ने अंग्रेज कोठी की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? यहाँ देखिए, सूतनाती में, कोलकाता में, गोविंदपुर में या हरिहरपुर में। ये किस स्थान पे इन्होंने किया था? नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा नंबर ए में? सूतानती में। सूतानती में इन्होंने पहला यानी जॉब चार्नक ने अंग्रेज कोठी की स्थापना की थी। और ये आपका फरवरी 1990 में। कब? फरवरी 1690 में। फरवरी 1690 में ही स्थापना किया थे। और इसकी कंपनी के अधिकारी जो थे जॉब चार्नक, इसने मतलब जॉब चार्नक और मुगल समझौते हो जाने के बाद जॉब चार्नक ने बंगाल की कंपनी की एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। और 10 फरवरी 1691 ईस्वी को 10 फरवरी 1691 को जॉब चार्नक ने सूतानती में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे? यानी कि द्वितीय अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे, इसमें बताना है। तो आप देख पा रहे हैं, एक का आंसर है सर जेम्स लॉयल, सर फिलिप्स हार्टग, सर जॉन सिली, सर रिचार्ड स्ट्रैची। तो इसका सही जवाब अगर बात करें द्वितीय अकाल आयोग का, तो इसमें सर जॉन लॉयल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अकाल आयोग। अब इसका हम लोग प्रथम देख लेंगे कि इसका प्रथम का कौन था। अगर हम बात करें प्रथम अकाल आयोग का, फर्स्ट अकाल आयोग का प्रथम अकाल आयोग का अगर हम बात करें, अकाल आयोग का अध्यक्ष इसको पूछेंगे। अगर इसका अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष थे स्ट्रेची प्रथम का। और ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ये लॉर्ड लिटन और कब हुआ था? 1880 में। 1880 में। द्वितीय अकाल आयोग का तो अभी बता दिए कि सर जेम्स लॉयल्स। और तृतीय अकाल आयोग का अगर बात करें, तृतीय अकाल आयोग का, तो इसमें आपका मैकडॉनेल्स कौन थे? तो मैकडॉनेल्स और इसमें आयोग थे। और सर एंटी मैकडॉनेल्स का अध्यक्ष था। और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन। और ये कब थे? तो 1900 ईस्वी में। चलिए तीनों के बारे में आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता कि किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी?
1604, 1600, 1598 और 1602। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में, यानी कि इसका सही जवाब डी हो गया। अब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंगदे ओस्ट इंडेसे कंपनी की स्थापना हुई थी इसका, और इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत और पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार इसको दिया था। और डच की जो पहली फैक्ट्री थी यानी 1605 में प्रथम डच कारखाना कहाँ लगा था, मतलब मछलीपट्टनम में लगा था। तो ये यानी पट्टनम ये लगा था, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ और इन्होंने पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या कहता कि 1510 में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था। बीजापुर से गोवा पर तो एंटोनियो डी उबेरऊ, उसके बाद टिस्ट्रो डा कुना, जियाओ डा नोवा, अल्फांसो डी कार्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो दा कार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 1510 ईस्वी में कार्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था और बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था ये गोवा। अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र थे जो यूरोपियों के अधीन थी। और इसमें देखो कहता कि 1511 ईस्वी में पुर्तगाली प्रभाव कायम हो चुका था, यानी कि इस पर जो है 1511 ईस्वी में पूर्ण रूप से पुर्तगालियों ने प्रभाव जमा दिया था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कहता कि किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था। काफिला प्रथा, पोपेल्स प्रथा, इंस्पेक्ट्रो प्रथा और कॉर्टाज प्रथा। ये किस प्रथा के कारण ऐसा होता था। तो इसका सभी सही आंसर हो जाएगा कॉर्टाज प्रथा। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। और इसी के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पार करने के लिए पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना पड़ता था, तब जब वह जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता कि किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। नंबर ए कोलंबस, बी वास्को द डिगामा, सी रिंकू वेस्पुची और डी आपका डी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झेंग हो। ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ हो जाएगा झेंग हो। तो ये किसने किया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वास्को द डिगामा ने ये प्रथम समुद्री मार्ग की खोज की थी और एशिया के आसपास। ये वास्को डिगामा कौन थे, तो एक पुर्तगाल निवासी थे। कौन थे, पुर्तगाल
निवासी थे। पुर्तगाल नाविक बोल सकते हैं इसको, नाविक थे। और इन्होंने भारत की खोज जो किया था वह 1498 में प्रथम बार भारत आया था, और इसके बाद देखिए ये आने का इसका मार्ग यही था, कैप ऑफ गुड होप। इसी तरह मतलब अगर यहाँ पे आपका पुर्तगाली है और यहाँ यहाँ बनाने से नहीं होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पुर्तगाल इस जगह पे है और इंडिया इस जगह पे है, इंडिया अगर इस जगह पे है तो ये जो मार्ग था यहाँ आपका कैप ऑफ गुड होप था। तो इस समुद्र के रास्ते से जब चला तो यहाँ आया, और यहाँ से जो कालीकट है, यहाँ से भारतीयों का व्यापार यहाँ होता था, और इसी मार्ग से ये कहाँ पहुँच गए, कालीकट पहुँच गए। तो इसी तरह से कालीकट ये कब पहुँचे, तो 1498 ईस्वी में पहली बार। और दूसरी बार पूछे जाए कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था, तो ये आए थे 1502 ईस्वी में। ये 2 बार की चर्चा इस विशेष रूप से किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों का हम बता दिए। चलिए, अगर 10 क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो झारखंड सहायक मतलब झारखंड टेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये आपका विदेशियों का आगमन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।